हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारी और हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कविता कन्यादान। ये कविता पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम कविता या पाठ को मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, दूसरा शब्दार्थ तथा भावार्थ और तीसरा प्रश्न। तो शुरू करते हैं अपनी कविता। कन्यादान पॉइंट 1 यानी पृष्ठभूमि के साथ यानी कि बैकग्राउंड के साथ। तो आते हैं इनके बैकग्राउंड पर। बच्चों, इस कविता कन्यादान के जो कवि हैं वो है ऋतुराज जी। ऋतुराज जी राजस्थान के भरतपुर जिले के हैं और इनकी पूरी शिक्षा भी राजस्थान से ही हुई है। ऋतुराज जी एक ऐसे कवि हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याओं पर कविताएं करते आए हैं। यानी कि वो आसमान, सितारे, इन सब की बातें नहीं करते हैं। वो अपने काव्य में यथार्थ जीवन यानी जीवन की सच्चाई, समाज में बसी हुई शोषणता, विडंबना पर काव्य करते हैं। ये वो कवि हैं जो एक तरफ हमारे समाज को सच्चाई का आईना दिखाते हैं तो दूसरी तरफ हमें कुरीतियों से दूर करने के लिए सचेत भी करते हैं। और आज की जो कविता है कन्यादान, उसमें भी इन्होंने ये 2 काम बहुत ही बखूबी से किया है। एक तरफ वो एक ऐसी माँ का हृदय दिखा रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, उनका हृदय, अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है और समाज की इस रीति को निभा रही है कि एक ना एक दिन अपनी बच्ची को आगे के जीवन के लिए विदा करना ही होता है। तो दूसरी तरफ कवि उसी माँ के ज़रिए से समाज का वह रूप भी दिखा रहा है कि जिसमें माँ अपनी बेटी के लिए इस समाज से डरती है। वह डरती है दहेज के लोभियों से, वह डरती है भोली लड़कियों को वस्त्र गहनों का लालच देकर घर बिगाड़ने वालों से, रूप का गुणगान करके फ़ायदा उठाने वालों से, या उन समाज के रोगियों से जो चंद पैसों के लिए उनकी फूल सी बच्चियों को आग के सुपुर्द कर देता है यानी जला देता है। यानी कवि ऋतुराज इस कविता कन्यादान के माध्यम से उस माँ का चित्रण करते हैं जो अपनी बच्ची का कन्यादान तो कर रही है पर उसे समाज की समस्त बुराइयों से सचेत भी कर रही है। और वह माँ ये काम किस प्रकार से कर रही है, आइए जानते हैं अपनी कविता से। तो चलिए अब हम पहले नए शब्द यानी कठिन शब्दों को जानेंगे और उसके बाद में अपनी कविता का भावार्थ समझेंगे। तो ये हैं इस कविता के नए शब्द। पहला जो कठिन शब्द या नया शब्द है वो है प्रामाणिक। बेटा, प्रामाणिक का अर्थ होता है ऐसा तथ्य जो सिद्ध हो चुका है, जिसे सब मान चुके हैं। दूसरा अंतिम पूंजी यानी आखिरी जमा या कह सकते हैं पूरी जीवन की जमा पूंजी। सयानी मतलब समझदार। आभास मतलब अनुमान होना। बाँचना मतलब कहना। पाठिका मतलब पाठ को पढ़ने वाली। तुकों यानी काव्य में जो वर्ण या शब्द की तुकबंदी होती है, समानता होती है। लयबद्ध यानी गयात्मकता यानी कि जिसका लय किया बनाया जा सकता है या जिसे गाया भी जा सकता है लय के साथ। रीझना मतलब आकर्षित होना या करना। आभूषण मतलब गहने। बेटा, इस कविता के अंदर ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, ये बहुत ही आम बोलचाल के शब्द पकड़ते हैं। यानी कि जो हमारे कवि हैं ऋतुराज जी, वो ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं लिखते हैं बल्कि हमारे समाज में जो आम बोलचाल के शब्द हैं उनका ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर यानी कि भावार्थ पर। कविता को हम जैसे कि पहले मैं 2-2, 3-3 लाइन पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। उसको पहले अर्थ समझाऊँगी, फिर इसका ओवरऑल समझाऊँगी। पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर जो कवि है वो माँ के दुख की विवेचना कर रहे हैं कि जिस प्रकार कोई अपनी अंतिम पूंजी को कोई दे दे या जिसकी कोई अंतिम पूंजी को ले जाए, वो दुख जो होता है वो बहुत प्रामाणिक होता है। यानी वो सिद्ध हो चुका होता है, उसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से सिद्ध हो चुका है। आप इसको ऐसे समझिए, अंतिम पूंजी मतलब आखिरी पूंजी नहीं है। अंतिम पूंजी को आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है जो पूरी ज़िंदगी लगा हुआ है अपनी जमा करते हुए, अपने पैसे को जमा कर रहा है पूरी ज़िंदगी, और जब वो अंतिम स्टेज पर आ गया है और उस पूंजी को कोई और ले जाए तो उसे कैसे लगेगा।
क्योंकि वो पूंजी को दोबारा पा भी नहीं सकता, हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जमा करने में पूरी ज़िंदगी लग चुकी है। अब वो पूरी ज़िंदगी कहाँ से लेके आए जो उसे फिर से जोड़ ले। बेटा, जो बच्ची होती है उस माँ के लिए वो अंतिम पूंजी ही होती है कि वो पूरी ज़िंदगी उसे वो जोड़ती है। जो वो पैदा होती है तब से लेके उसे पढ़ाना, लिखाना, पालना, उसको समाज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब समझाना, वो कैसे घट घट करके उसको भरती है अपने प्यारे प्यारे संस्कारों से, अपनी मार्मिक जितने भावनाएं हैं उनसे। यहाँ तक कि एक बेटी के लिए जो माँ होती है और माँ के लिए जो बेटी होती हैं वो सिर्फ माँ बेटी नहीं होती हैं, बल्कि उनके अंदर एक ऐसा बंधन होता है जो शायद किसी और के बीच में नहीं हो सकता। एक मित्र का भी होता है, एक ऐसा बंधन जहाँ पर सब सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ प्रेम बाकी रहता है। तो एक ऐसी अंतिम पूंजी है वो उनकी, जिन्होंने ज़िंदगी भर उसे पाला है और बड़ा किया है, और उस अंतिम पूंजी को वो कन्यादान कर रही है। और इसी लाइन को देखिए ऋतुराज जी ने कितनी खूबसूरती से कहा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी उस माँ का जो दुख था वो प्रामाणिक था, उसने अपनी ज़िंदगी की जो अंतिम पूंजी थी वो दान दे रही थी, वो कन्यादान कर रही थी वो। आगे की लाइन देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मैच्योर। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बेटा, मैं यहाँ दो दो लाइन का अर्थ बताती हूँ। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी लड़की अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई थी कि अभी वो कैसी थी, इतनी भोली और सरल थी। कितनी कि उसे सुख का आभास तो होता था, यानी कि उसे सुख को फील करना आता था, सुख को बांटना तो आता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना मतलब कहना। अमूमन आपने देखा होगा जो लड़कियां होती हैं उन्हें कोई परेशानियां होती हैं तो क्या करती हैं, वो उसे छिपा लेती हैं, अपने तक रखती हैं। कई बार तो घुटने लगती हैं, घुट घुट के जीने लगती हैं। कोई परेशान कर रहा है उसे, वो नहीं बताती, वो डर जाती हैं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होती हैं, वो इस बात को नहीं समझती हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसे बताइए। आप बताएंगे तो उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे, उसे छिपा लेंगे, तो आप घुटते रहेंगे, लेकिन उसका हल नहीं होगा, बल्कि वो सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि परेशान करने वाला आपको और परेशान करने लगेगा कि ये तो किसी को बताती ही नहीं है। लेकिन ये जो समझ है कि बताना चाहिए, ये समझ बेटियों में नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो भारतीय समाज है उसमें कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है उन्हें, यानी सो कॉल्ड सयानी होने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। तो यहीं पर कवि कह रहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, यानी उसे अभी अपनी परेशानियाँ, जो दर्द तकलीफ़ है, उसे अभी कहना नहीं आता था, उसमें इतनी समझदारी नहीं थी कि इसे कह देना चाहिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुको कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि अभी वो दुनियादारी पाठिका थी, यानी कि जैसे किताब पढ़ते हैं हम लोग, तो एक बार हल्का फुल्का देख लेते तो हम किताब को नहीं समझ सकते। हमें किताब को पूरा ढंग से पढ़ते हैं, कई बार तो एक किताब को कई कई बार पढ़ना होता है तब हमें समझ में आती है। यानी कि यहाँ पे जो कवि हैं वो बता रहा है ज़िंदगी एक किताब की तरह है, और उस किताब को वो अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ रही थी। अब आपको धुंधले प्रकाश में अगर कुछ पढ़ने को दिया जाए तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे नहीं, आपको फुल रोशनी चाहिए होती है, पूरा प्रकाश चाहिए होता है। तो ज़िंदगी भी एक ऐसी ही किताब है जिसे आप थोड़ा बहुत जी कर नहीं समझ सकते हैं, वो समझदारी आप ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तब आप में आती है। तो इसीलिए उसको कहा है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी वो एक ऐसी पाठिका थी जो धुंधले प्रकाश में पढ़ते हैं, और कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी उसने बस उस कविताएं, उस किताब के अंदर से कुछ कविताओं की चंद पंक्तियां ही पढ़ी होंगी। यानी कि कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी रूपी जो किताब है, वो उस लड़की ने अभी ठीक से पढ़ी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत जानना ही सीखा था अभी, यानी कि वो सयानी नहीं थी। इन पूरी पंक्तियों को देखो, शुरू से अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा
कि इसमें कवि कह रहा है कि बच्ची अभी भोली है, वो भी दीन दुनिया की उसे खबर नहीं है, अभी उसे पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे कोई सिचुएशन आए तो उसके साथ डील किया जाए। उसे बस जो भी मिल जाता है उसमें खुश हो जाती हैं। जैसे हम होती हैं, आज पार्टी में जाना है, छोटी छोटी चीज़ें मिली उसी में खुश, थोड़ा मेकअप करना है उसी में खुश, नई ड्रेस मिल गई है इसी में खुश, कुछ अच्छा सा किसी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया उसमें खुश। तो ये छोटी छोटी खुशी में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग मैच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं होते हैं जिसमें दुख को बांटा भी जाता है, दुख को बेहिचक अपने से कह दिया जाता है कि मुझे ये दुख है। बल्कि हम घुटते हैं, हम चुप रहते हैं, हम अपने तक सीमित रख लेते हैं और परेशानियों को बढ़ाते रहते हैं। तो यहीं पर कवि कह रहे हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। आगे बढ़ते हैं। अब माँ क्योंकि ये समझा चुकी हैं, देख चुकी हैं कि मेरी बच्ची जो है वो मैच्योर नहीं है, वो ज़्यादा अभी सयानी नहीं हुई है, उसे तो दुख बांटना भी नहीं आता है। पर माँ मैच्योर हैं, वो जानती है कि समाज में कितनी बुराइयाँ हैं, वो जानती है कि दहेज के लोभी कैसे होते हैं, उन्हें पता है कि ससुराल में कैसे कैसे बहाने लेकर कोई इंसान का फ़ायदा उठा लेता है, घर तोड़ देता है। यहाँ तक कि कई बार लड़कियों के साथ क्या क्या होता है आप सबको पता है, जला भी देते हैं, मार देते हैं। तो माँ को सब कुछ पता है समाज का, क्योंकि वो मैच्योर है। तो अब देखो अगली लाइन में माँ कैसे सचेत कर रही है। अभी वो मार्मिक दृश्य था कि माँ अभी अपनी अंतिम पूंजी दे रही है, लेकिन अब है कि माँ सचेत कर रही है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने क्या कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी कि माँ अभी हमें समझा रही है कि बेटा जो ये रूप है, जो आप रूप को देख के लोग इसके घमंड में उतर आते हैं, वो काम नहीं करना है हमें। क्योंकि असली जो दौलत होती है वो इंसान के पास उसके गुण होते हैं। यानी कि सांसारिक जीवन के अंदर जो आपको आपके रूप के बारे में बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है या आपको आकर्षित दिखा कर आप बहुत आकर्षित हैं और आपको बहलाने की कोशिश करे, तो इस बहलावे में नहीं आना है। आगे देखिए माँ आगे कैसे सचेत करती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए अब मैं आपको पहले बता चुकी थी कि समाज के अंदर इतने लोभी हैं कि लोग लड़कियों की जान तक ले लेते हैं, लोग जला देते हैं। तो यहाँ पे देखो माँ इस डर से भी कैसे समझा रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि उसे पता है इसकी बेटी सयानी नहीं है, मैच्योर नहीं है। समझा रही है कि घर चलाने के लिए आपको रोटियां तो सेकनी है, क्योंकि आप पालन करते हैं, आप घर का, आप लड़की हैं, आप पालन करती हैं घर का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको जलाना चाहे तो उस आग से तुम जल भी जाओ। यहाँ पे माँ सचेत कर रही है कि आप कार्य करें, कर्तव्य का पालन करें, लेकिन अत्याचार नहीं सहेंगे आप। ये बात को वो समझा रही हैं कि आपको अगर परेशानी है तो उसके खिलाफ आपको खड़ा भी होना है, आपको बोलना भी होगा, आपको बाँचना आना चाहिए, आपको कहना आना चाहिए। इसीलिए वो कह रही हैं आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि आप कर्तव्य का पालन करें लेकिन अत्याचार को ना सहें। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब देखिए सबसे पहले शाब्दिक भ्रम की तरह, शाब्दिक भ्रम क्या होता है? शाब्दिक भ्रम होता है जब वो प्यारी प्यारी बातें करके किसी को ठग लेता है। आपने सुना होगा जब छोटे थे हम कि बच्चे अगर कोई बाहर से आपको कोई चॉकलेट दे, टॉफ़ी दे तो नहीं लेनी है वरना पकड़ के ले जाएगा। सुना होगा आप सभी ने। तो उसी तरह से हम लड़कियां क्योंकि थोड़ी भोली होती हैं, जो मैच्योरिटी लेवल पे नहीं होती हैं, तो उनको बहुत प्यारी प्यारी बातें करके कोई बहला लेता है। ठीक वैसे ही इसमें बात की गई है कि वस्त्र और आभूषण उसी शाब्दिक भ्रम की तरह हैं जो हम बचपन में कोई बहला के आपको ले जाए। ठीक उसी तरह से ये वस्त्र और आभूषण भी भ्रम है जिसे आपको देकर कोई आपके जीवन का फ़ायदा उठा सकता है। ये बंधन है क्योंकि इसके चक्कर में आके कई बार हम घर बर्बाद कर देते हैं। अब यहाँ पे दो तरह से आप वस्त्र आभूषण को लीजिए। एक तरफ वस्त्र आभूषण के ज़रिए आपको कोई बहला सकता है, दूसरी तरफ वस्त्र और आभूषण के ज़रिए आपको जो स्त्री जीवन है उसके बंधन में बांध सकता है। इसका मतलब ये है
कि जो हम स्त्रियां होती हैं उन्हें वस्त्र और आभूषण से बहुत मोह होता है, और उस मोह के चक्कर में हम लोग अपना घर बिगाड़ लेते हैं। उस मोह के चक्कर में हमारा कोई बार कोई फ़ायदा भी उठा लेता है इन चीज़ों को दिखाकर। तो इस चीज़ के लिए माँ सचेत कर रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह हैं, ये हमारे घर को बिगाड़ सकती हैं या हमारा इससे फ़ायदा उठ सकता है। तो ये जो माया है इसके चक्कर में नहीं आना है। आप देखिए, फिर से हम इनको पढ़ते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी कि रूप को देखकर गुणों की अवहेलना नहीं करना। रूप घट जाता है, चला जाता है, इस पर रीझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने गुण को देखना है, आपको अपनी क्वालिटी को देखना है। आगे, आग रोटियां सेकने के लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि घर का पालन तो कीजिए, लेकिन उस अग्नि से खुद को दहन कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कर्तव्य का पालन तो करें, लेकिन अत्याचार सहने की ज़रूरत नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यानी कि जो ये वस्त्र आभूषण स्त्रियां जिन इसके मोह में पड़ जाती हैं और इस मोह में पड़ने के बाद वो अपना ही घाटा कर लेती हैं, तो आपको इसके लिए सचेत कर रही हूँ कि वस्त्र और आभूषण के चक्कर में अपना घाटा करना नहीं है। आगे की लाइन, कुछ अंतिम 2 पंक्तियाँ और बहुत ही खूबसूरत। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। 2 बातें हैं, देखिए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब ये लड़की होना क्या है, लड़की जैसी दिखाई न देना क्या है, समझाती हूँ। बेटा, लड़की होना क्या होता है, अगर आप उसको कहे कि लड़की है, उसको जरा इमेजिन कीजिए क्या गुण होंगे उसके अंदर। कोमल, सॉफ्ट। प्रकृति ने लड़कियों को बहुत कोमल हृदय दिया है, बहुत ही प्यारी बनाया है, जिसके अंदर करुणा, दया, प्रेम इतने दिए हैं कि वो कितने रूप में आ जाती है सामने, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी साथी के रूप में। तो इतनी प्यारी जो ईश्वर ने बनाया है उसे, तो वो उस प्यार को कम नहीं करना, उसको बना के रखिए। लेकिन क्या, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यानी कि आप प्यारी हैं, आप सॉफ्ट भी हैं, आप कोमल भी हैं, प्रकृति ने आपको बनाया है, लेकिन इसको ऐसा सॉफ्ट कोमल दिखाई देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको जब भी देखना है मजबूत बन के सामने आना है। आपको एक कहते हैं कि अपने आप को हमेशा जब भी सामने रखना है, एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह सामने रखना है। किसी के आगे आपको कमज़ोर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कमज़ोर हैं ही नहीं। प्रकृति ने आपको कोमल बनाया है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर भी हैं। कोमल होना खूबसूरती है हमारी, उस खूबसूरती को आप कायम रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप मजबूत भी बने रहिए। इसीलिए माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि समाज में जहाँ कोमलता दिख जाती है उसे कुचलने के लिए लोग आ जाते हैं। समाज में लड़की को कमज़ोर समझकर उसका फ़ायदा उठाने लोग आ जाते हैं, उसे जलाने के लोग आ जाते हैं, उसे बंद करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो इसलिए माँ उसे सचेत करती है कि लड़की तो होना, यानी कि अपनी जो खूबसूरती है इसको बना के तो रखना, कोमलता को, एक जो लड़की की आत्मा है उसे बना के तो रखना, लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं। यानी लड़की जैसी दिखाई मत देना, कोमल दिखाई मत देना, स्ट्रॉन्ग बन के सामने आना। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी पोयम कन्यादान, जिसके अंदर माँ अपनी अंतिम पूंजी पकड़ा रही है, उसे देख रही है, समझ चुकी है कि वो सयानी नहीं है, बहुत भोली है। अब इसको सुख का आभास होता है, दुख बोलना भी नहीं आता, दुख को छिपा लेती है। अभी तो उसने जीवन रूपी किताब पढ़नी शुरू ही की है, उसे तो थोड़ा बहुत ही पता है। तो इसीलिए वो अपनी बच्ची को सचेत भी करती है कि भाई अपने रूप पर आपको रीझने की ज़रूरत नहीं है, अपने गुण को मजबूत कीजिए। अगर आपको दहेज को जलाने की कोई कोशिश करे तो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कीजिए। किसी के बहकावे में, वस्त्र आभूषण जैसी चीज़ों के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। माँ अंत में ये भी कहती है कि बेटा तुम लड़की हो, लेकिन लड़की जैसी दिखाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप कोमलता को बनाए रखें, अपनी जो खूबसूरती है उसको बनाए रखें, लेकिन किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत टिकाए रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं बेटा हम अपने अंतिम प्रकार यानी प्रश्न की तरफ। बेटा, इस कविता में से जो प्रश्न है वो 3 तरह से बन के आएंगे। पहला, गद्यांश बन के आ सकता है, यानी पूरे गद्य में से पद्यांश, एक पद्यांश बन के आ सकता है, यानी कि पूरी कविता में से कोई
5-6 लाइन आपको पकड़ा देंगे और फिर कहेंगे इसमें प्रश्न बना के कि इसमें से दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि कविता का नाम बताइए, कवि का नाम बताइए, तो आप बताएंगे कविता का नाम कन्यादान, कवि का नाम ऋतुराज जी। इसके अलावा प्रश्न बन के आ सकते हैं, कोई कठिन शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं आपसे। जैसे आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि आभास का मतलब क्या होता है, सयानी का मतलब क्या होता है, या कोई भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ के आ सकते हैं कि जो प्रामाणिक क्यों कहा गया है उनके दुख को, इस तरह से। अब जो दूसरे तरह के प्रश्न आएंगे वो 2 या 3 नंबर के आएंगे, जो कुछ ऐसे हो सकते हैं। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। या यूँ आ सकता है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को क्या संकेत दे रही है। या यूँ भी प्रश्न आ सकता है, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा। 4 नंबर के प्रश्न में कुछ इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। माँ ने कन्यादान कविता में अपनी बेटी को विदा करते समय क्या क्या सीख दी। यानी आपको सारी सीख इसके अंदर देनी है, जो भी माँ ने अपनी बच्ची को समझने के बाद कि वो सयानी नहीं है, अभी क्या क्या सीख देती है कि भाई अपने रूप पर रीझना नहीं, जलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने के लिए वस्त्र आभूषण के चक्कर में नहीं आना है, लड़की जैसी दिखाई देना पर लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई ना देना। तो इस तरह से आप प्रश्नों के पॉइंट वाइज उत्तर भी देंगे। और भी प्रश्न आ सकता है 4 नंबर पे, जैसे वो पूछ सकते हैं कि कन्यादान कविता के माध्यम से कवि हमारे समाज पर क्या क्या व्यंग्य करते हैं। तो आप बताएंगे कि कवि जो है हमारे समाज पे व्यंग्य कर रहा है कि लड़कियों को हम लोग समाज में चंद पैसों के लिए जला भी देते हैं, या हम बता सकते हैं कि झांसा दे के हम उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, वस्त्र आभूषणों से हम उनको शाब्दिक भ्रम में डाल लेते हैं, या लड़कियों की कोमलता को ख़त्म करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट्स बना के हमको आंसर भी देने हैं। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझने में परेशानी आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप प्रश्न कीजिए, मैं उनका उत्तर ज़रूर दूँगी।